हेलो दोस्तों, मैं हूँ रिंकू। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटी। आप में से जो कोई मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं वो ज़रूर देख लीजिएगा। मैं कल प्रीवियस वीडियो के एंड में क्रिश्चियनरी मिशनरी के बारे में कुछ बताया था जो कि थोड़ा गलत था। वो चार्टर एक्ट 1793 में नहीं, वो उसके बाद में जो आएगा चार्टर एक्ट अब तुम्हारा 1813 जो है, उसमें वो क्रिश्चियन मिशनरी आए थे और उनका वो इम्पोर्टेंस भी है, वो हम बताएंगे जब आएगा वो चार्टर एक्ट ऑफ 1813। तो आज हम प्रीवियस वीडियो में जितने भी पढ़ाए हैं वो सब की थोड़ा कंपैरिजन स्टडी करेंगे। अभी हम पढ़ेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1813। उससे पहले हम थोड़ा कंपैरिजन कर लेते हैं। जितने भी सारे हम एक्ट पढ़े हैं, जो हुआ रेगुलेटिंग एक्ट हुआ 1773, और आपका जो एमेंडिंग एक्ट 1781, पीट्स इंडिया एक्ट तुम्हारा 1784 हुआ। वो सब हम थोड़ा अभी कंपैरिजन स्टडी करेंगे और रिवीजन पर्पज, और कुछ नहीं हुआ। चलो शुरू करते हैं। पहले हम कंपैरिजन करेंगे पहली एक्ट और उसके बाद की आई गई एक्ट जो 1781 था। चलो फर्स्ट रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, और दूसरे साइड में है तुम्हारा एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। इन दोनों एक्ट को हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे अभी कुछ की पॉइंट को लेके सिर्फ। हुआ समझ में है? कुछ की पॉइंट, जैसे कि इस एक्ट का आने का पर्पज क्या था, इस एक्ट आने का पर्पज क्या है, उसका मेन प्रोविज़न क्या था इस एक्ट का, उसका जुडिशियल रिव्यू क्या था, जुडिशियल जो इम्पैक्ट था इन दोनों में क्या क्या रहा, उनका गवर्नेंस का जो इम्पैक्ट रहा वो क्या क्या हुआ, और उसका जो दोनों एक्ट में आएंगे आउटकम को भी हम कंपैरिजन स्टडी करेंगे अभी। समझ में आया? चलो पहले पॉइंट लेते हैं परपोज को लेके। हुआ कंपैरिजन कर रहे हैं अभी किस परपोज में ये लाया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो था किस परपोज में लाया गया था। इतने बात तो सबको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आया था इंडिया में, हुआ उसको बस रेगुलेट करने के लिए। कौन सा, क्या रेगुलेट करने के लिए? उसका जो कंपनीज अफेयर था इंडिया में क्या कर रहा है वो सब, उसका गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, उसका पर्पज ये था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। समझ में आया? पहली बात है रेगुलेट करना, किसका? कंपनीज का अफेयर का। इस चीज के लिए ये रेगुलेटिंग एक्ट आया था। और एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 क्यों आया था भाई? ये जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो डिफेक्ट्स आए थे, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो गए थे जुडिशियरी में और गवर्नमेंट में, जो गवर्नर जनरल में, उस सभी कॉन्फ्लिक्ट्स को रेक्टिफाई करने के लिए तुम्हारा ये एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया था। रेक्टिफाई करने के लिए, रेक्टिफाई पर्पज के लिए, रेक्टिफाई क्या करने के लिए? 1773 जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसमें जितने भी सारे कॉन्फ्लिक्ट डिफेक्ट्स आए थे वो सबको रेक्टिफाई करने के लिए, जो जुडिशियरी में था कॉन्फ्लिक्ट्स और एक गवर्नर जनरल में था, उसको रेक्टिफाई करने के लिए, इस पर्पज से ही आया था ये। चलो सेकेंड पॉइंट में मूव करते हैं। मेन प्रोविज़न क्या था रेगुलेटिंग एक्ट का?
प्रोविजन स्टडी करेंगे अभी, प्रोविजन की पॉइंट को लेके स्टडी करेंगे। हुआ। तो पहली बात, जो प्रोविजन पहले था कि यह रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 जो था वो बंगाल में गवर्नर जनरल की पोस्ट क्रिएट किया था। समझ में आया? क्या पोस्ट क्रिएट किया था, प्लस उनके साथ 4 मेंबर ऑफ काउंसिल भी जो बनाया था, 4 मेंबर ऑफ काउंसिल। और क्या आया था कलकत्ता में 1774 में, कलकत्ता में 1774 में सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। क्या? सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। समझ में आ रहा है? क्यों सुप्रीम कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट क्यों है? जितने भी करप्शन आ रहे हैं गवर्नर जनरल को डील करने के लिए, जो करप्शन ना हो उस चीज़ को वो जानने के लिए, रेस्ट्रिक्शन लगाने के लिए ये सब बनाया गया था। हुआ। और तुम्हारा जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 आया था उसका मेन प्रोविजन क्या था? इसका मेन प्रोविजन ये था कि तुम्हारा जो गवर्नर जनरल और जुडिशियरी जो था, ये जो दो बॉडी थे उनके बीच का जुरिस्डिक्शन जो था वो उसको वो क्लैरिफाई किया। हुआ। उस चीज़ को वो क्लैरिफाई किया। क्लैरिफाई ये किया कि गवर्नर जनरल जो बना है वो गवर्नर जनरल का जुरिस्डिक्शन कितना रहेगा, कितना पावर वो एक्सटेंड कर सकता है, कितना पावर में वो लिमिटेड रह सकता है। और जुडिशियरी का जो था, जो सुप्रीम कोर्ट था, वो सुप्रीम कोर्ट का वो जुरिस्डिक्शन भी जो था वो कलकत्ता के अंदर ही रेस्ट्रिक्शन दिया गया था कि कोलकाता के अंदर ही वो अपना वो जुरिस्डिक्शन लगाएंगे। और सुप्रीम कोर्ट रेवेन्यू मैटर को लेके भी कुछ भी वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? रेवेन्यू मैटर को लेके भी कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं करेगा वो। ये रहा 2 पॉइंट को लेके तुम्हारा कंपैरिजन हो गया। हुआ। और तीसरा पॉइंट जो था वो जुडिशियल इम्पैक्ट को लेके। जुडिशियल इम्पैक्ट मतलब कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में जो कॉन्फ्लिक्ट्स एराइज हुआ था किन दोनों के बीच, गवर्नर जनरल और जुडिशियरी के बीच, उनका जो जुरिस्डिक्शन था वो ओवरलैपिंग कर जा रहा था। पता ही नहीं चल रहा था कि किसका पावर कितना है, किसका कम है, कौन किनके ऊपर काम करना चाहिए, वो ओवरलैपिंग हो जा रहा था। कुछ क्लैरिफाई नहीं मिल रहा था, एम्बिगियस था ये जुडिशियल इम्पैक्ट में। हुआ। और अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में ये तुम्हारा रिजल्व कर दिया गया, रेक्टिफाई कर दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट को लिमिटिंग पावर प्रोवाइड किया गया। और सबसे ऊपर रखा गया किसको? गवर्नर जनरल को। गवर्नर जनरल अपना पावर जितना उसको प्रोवाइड किया गया वो मेंशन किया गया। सुप्रीम कोर्ट का जो जुरिस्डिक्शन था वो भी मेंशन किया गया। और सुप्रीम जो अथॉरिटी था किसका, जो गवर्नर जनरल, उसको प्रोवाइड किया गया, ज़्यादा पावरफुल बनाया गया। इसमें जो तुम्हारा गवर्नर जनरल था और सुप्रीम कोर्ट, इन दोनों के बीच अगर पावर डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है तो इक्वल नहीं किया गया उनको बस इतना बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट इतना जुरिस्डिक्शन में काम करेगा और गवर्नर जनरल जो था उतना जुरिस्डिक्शन में काम करेगा। तो इनमें से पावरफुल बनाया गया गवर्नर जनरल को। समझ में आ रहा है? वाह। तो ये था तुम्हारा जुडिशियल इम्पैक्ट, इतना। और तीसरा पॉइंट को लेके हम बात करेंगे अभी। ये तीसरा खत्म हुआ ना, चौथा।
जोधा इफेक्ट जो रहा गवर्नेंस का, इफेक्ट क्या क्या रहा, अगर पावरफुल बनाया गया तो इफेक्ट कुछ रहेगा। इफेक्ट ऑफ जो गवर्नेंस रहा क्या रहा वो दोनों के बीच में, इस पॉइंट के आधार से हुआ। पहले की रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ने जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का सुपरविजन जो था वो शुरू कर दिया था कंपनी रूल में, बट कंफ्यूजन क्रिएट हुआ था इस बात को लेके कि एडमिनिस्ट्रेशन को लेके कंफ्यूजन शुरू हुआ था। समझ में आ रहा है क्या बताना चाह रहा हूँ? शुरुआत तो कर लिया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में हुआ, शुरुआत कर लिया कि सुपरविजन करेंगे, लेकिन वो एडमिनिस्ट्रेशन का क्लियरिटी नहीं था इसमें गवर्नेंस करने के लिए। समझ में आ रहा है? कुछ क्लियर ही नहीं था। और तुम्हारा इस पॉइंट को लेके तुम्हारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में क्या हुआ? अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में ये हुआ कि जो कॉलोनियल तुम्हारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन को, उसका जो फंक्शन को इम्प्रूव किया गया। एक चीज़ है तुम्हारा फंक्शन, एक चीज़ है तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन, इन दोनों में तुम्हारा इम्प्रूव लाया गया। ये जो फंक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ये किसका है? ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें वो इम्प्रूवमेंट लाया गया हुआ। और इम्प्रूवमेंट लाया गया और एक बैलेंस मेंटेन किया गया। किन दोनों में? एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी में। एग्जीक्यूटिव तो तुम्हारा वो गवर्नर जनरल ही था हुआ, तो उन दोनों में भी वो तुम्हारा क्या बैलेंस बनाया गया। समझ में आ रहा है? बैलेंस बनाया गया। ठीक है, इतना समझ में आया। तो फिर मूव करते हैं हम 5 नंबर पॉइंट पर। आउटकम क्या आया, उसका रिजल्ट क्या आया? रेगुलेटिंग एक्ट का रिजल्ट क्या आया और तुम्हारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 का रिजल्ट क्या आया? इसमें इस जब हम इतना दूर तक पढ़ चुके हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट क्या है क्या नहीं, थोड़ा हमारा माइंड में तो ये जरूर आया होगा कि चलो इट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल इंडियंस इन पॉलिटिकल मैटर्स। मतलब इंडियन को पॉलिटिकली कंट्रोल करने के लिए ये था पहला कदम तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू हुआ। इसमें शुरू हुआ कंट्रोल करने की तुम्हारा पॉलिटिकल कंट्रोल ऑफ इंडिया, दैट बाय ब्रिटेन्स, दैट इज द ब्रिटिश गवर्नमेंट। इट इज द फर्स्ट फाउंडेशन स्टेप। एंड व्हाट इज द अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 स्टेप्स? इसमें क्या आया? उसका जो इतना सारा जो की प्रोविजंस आया, पॉइंट आया, इसमें क्या आगे क्या बन सकता है? आगे ये तुम्हारा जो पिट्स इंडिया एक्ट आएगा, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इसका जो ग्राउंड फ्रेमवर्क ये बना दिया था हुआ। ग्राउंड फ्रेमवर्क बनाया गया। और वो ग्राउंड फ्रेमवर्क क्या था कि गवर्नमेंट का स्टेबिलिटी को डिफाइन कर रहा था। क्या गवर्नमेंट का जो स्टेबिलिटी था कि पहले तो गवर्नमेंट स्टेबल ही नहीं था ना, तो उसीलिए वो रिफॉर्म्स लाया गया। ये सब जो अगले वाला जो रिफॉर्म्स आएगा पिट्स इंडिया 1784 में, जो तुम्हारा विलियम पिट्स थे प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वो पार्लियामेंट में एक लेजिस्लेशन पास किए थे ना कि वो गवर्नमेंट को कैसे थोड़ा एनहेंस करेंगे, उनका पोजीशन हुआ, उनका एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, वो सब तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट में था हुआ। थोड़ा ज़्यादा स्टेबल बनाया गया। समझ में आया? इतना कंपैरिजन समझ में आया। अब थोड़ा हम इसको और थोड़ा समरी में देखेंगे, समरी में समराइजेशन करेंगे। अभी थोड़ा हुआ समराइजेशन करेंगे। जो तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट था
रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था, ये किया था, इसका मेन प्रोपोज क्या क्या था पहले? इट वॉज द फाउंडिंग बिल्डिंग मेजर। समझ में आ रहा है? ये क्या था? तुम्हारा फाउंडेशन था रूल करने का। वाह, इन इन टर्म्स ऑफ मेजरमेंट ये क्या था? इसका मेजरमेंट क्या था कि ये रूल करने के लिए फाउंडेशन बिल्डिंग बना था। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 हुआ। और दूसरा जो था तुम्हारा एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, ये क्या था? इसका मेजरमेंट क्या था? इसका मेजर क्या था भाई? इसका मेजर ये था कि ये करेक्टिव मेजर था। क्या था? करेक्टिव मेजर। किस चीज़ का? जो प्रीवियस ईयर में जो प्रीवियस वाला जो तुम्हारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 था, उसमें जितना भी प्रोविज़न लाया गया था उसको करेक्ट करने के लिए। समझ में आ रहा है? और दूसरी चीज़ कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो पॉलिटिकल रेगुलेशन लाना चाहता था इंडिया में, वो लाया गया, बट बहुत सारे लीगल एम्बिग्यूअस आ गया था उसमें। सफ़र करना पड़ा उनको कि चलो भाई ये तो स्टेप हुआ, कुछ तो गलत होगा ना, मिसमैनेजमेंट तो होगा। और जो मिसमैनेजमेंट हुआ था, जो भी एम्बिग्यूअस था, जो भी वैग था, वो सब कहाँ क्लैरिफाई किया गया? वो एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में क्लैरिफाई किया गया। ऑथोरिटी किनका कितना रहेगा, क्या नहीं, वो सब मेंशन किया गया। क्यों? एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए। समझ में आ रहा है? एक स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए सबका जो अपने अपने पोजीशन था, तुम्हारा एग्जीक्यूटिव हुआ, तुम्हारा जुडिशियरी हुआ, वो सब तुम्हारा मेंशन किया गया इसमें। इतना समझ में आया? अब हम दूसरे कंपैरिजन करेंगे तुम्हारा किन दोनों के बीच? एमेंडिंग एक्ट ऑफ तुम्हारा 1781 एंड पिट्स इंडिया एक्ट के बीच। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? अब थोड़ा कंपैरिजन इन दोनों में करेंगे अभी। पहले थोड़ा आप देख लीजिए कौन कौन सा पॉइंट में कैसा है, मतलब क्यों हुआ क्यों नहीं, वो सब थोड़ा देख लीजिए। 30 सेकंड दे रहा हूँ मैं आपको, थोड़ा देख लीजिए कि कौन कौन सा पॉइंट में हम कंपेयर किए थे उनका। हुआ? ठीक है, फिर हम चलते हैं दूसरे कंपैरिजन करने के लिए। तुम्हारा क्या? एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में, और तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में कंपैरिजन करेंगे। जैसे हम पहले कंपैरिजन किए थे पर्पज को लेके, मेन प्रोविज़न क्या था उसका गवर्नेंस क्या था, वो सब देखेंगे अभी। इसका तो पर्पज पता है, पहले पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी हो जाएगा। चलो कर लेते हैं और एक बार। इसका पर्पज था कि जो रेगुलेटिंग एक्ट में जो डिफेक्ट्स था उनको करेक्ट करने के लिए, रेक्टिफाई करने के लिए, जितने भी डिफेक्ट्स थे उनको रिमूव करने के लिए और उसको सुधार लाने के लिए वो सब किया गया था। जो जुडिशियल कॉन्फ्लिक्ट्स था तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल के बीच, वो सब सुधार लाया गया इसमें एमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में। हला हुआ? तो तुम्हारा पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में उसका पर्पज क्या था? ये पर्पज तो नया है ना, ये वाला तुम्हारा जो पिट्स इंडिया एक्ट, उसका क्या पर्पज रहा होगा? जो तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी का पॉलिटिकल फंक्शन था। समझ में आ रहा है? जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पॉलिटिकल फंक्शन था इंडिया में, वो किसके अंडर में डायरेक्टली आया था? ब्रिटिश गवर्नमेंट में। समझ में आ रहा है कि नहीं?
तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में है, वो उनका जो पॉलिटिकल फंक्शन जितना भी था, वो पॉलिटिकल फंक्शन ईस्ट इंडिया कंपनी का डील कर रहा था कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में आया। समझ में आया इतना? उसका जो कमर्शियल ऑटोनॉमी था उसको बस मेंटेन करने के लिए। इतना समझ में आया कि नहीं? पर्पोज, कौन से पर्पोज में कौन सा एक्ट आया था, उसका भी फिर देखेंगे मेन प्रोविजन क्या था। इसका मेन प्रोविजन, उसका मेन प्रोविजन देख लेंगे कंपेयर करके अभी थोड़ा दोनों का, जैसे हमको समझ में आएगा। हुआ? उसका मेन पर्पस तो पता होगा तुमको क्यों आया था, क्लैरिफाई कर दिया। तुम्हारा पावर्स ऑफ गवर्नर जनरल एंड सुप्रीम कोर्ट का अलग अलग कितना कितना में वो काम करेंगे अपने डिपार्टमेंट में, ऐसे ही समझ लो। और कौन जो सुप्रीम कोर्ट था वो रेवेन्यू मैटर में तुम्हारा कुछ भी इंटरफेरेंस नहीं देगा। हुआ? पॉलिटिकल मैटर में इंटरफेरेंस नहीं देगा, रेवेन्यू मैटर में इंटरफेरेंस नहीं देगा। कौन? तुम्हारा सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशियरी था। हुआ? ये तुम्हारा था मेन प्रोविजन इसका। इसका मेन प्रोविजन क्या था भाई? इसका मेन प्रोविजन ये था कि अभी पीट्स इंडिया एक्ट में क्या हुआ था, वो गवर्नमेंट का जो फंक्शन था उसको स्टेबल बनाया गया है ना। स्टेबल बनने के लिए तो कुछ कंट्रोल करना पड़ेगा उसको, तो ये डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस कर लिए, एस्टैब्लिशमेंट हुआ। क्या? डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि था तुम्हारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। एक था, इधर लिख देता हूं, एक था तुम्हारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो किन बारे में दिखता था? पॉलिटिकल अफेयर्स में, कंपनी का पॉलिटिकल अफेयर्स मैटर जितना रिलेटेड चीजें हैं वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखता था। और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का काम क्या था? वो सिर्फ कमर्शियल मैटर में देखभाल करता था, रिपोर्ट कर देता था वो। समझ में आया इतना? अच्छा, इतना समझ में आ गया। और क्या लाया गया? जो गवर्नर जनरल का जो काउंसिल था, कितने मेंबर थे पहले? 4 मेंबर, 3 कर दिया गया। मैं पहले बता चुका हूं कि 3 क्यों किया गया, कि गवर्नर जनरल को थोड़ा और ज़्यादा पावरफुल बनाए जाए, इसलिए उनको थोड़ा और बनाया गया, पावरफुल बनाया गया, रिड्यूस कर दिया गया 4 to 3 मेंबर्स। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो टेरिटोरी एक्वायर किए थे इंडिया में, उसको क्या कहा गया? द फर्स्ट टाइम ये कहा गया कि ब्रिटिश पोजीशन अब इंडिया कहा गया, इन इंडिया कहा गया उनको। जितने भी टेरिटोरी थे कंपनी के अधीन इंडिया में, जितने भी टेरिटोरी एक्वायर किए हुए थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी, उनको ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया कहा गया। समझ में आया? समझ में आया? और ये कितना पॉइंट हो गया? 1 2। अब तुम्हारा तीसरा पॉइंट देखेंगे। अभी तीसरा पॉइंट में थोड़ा अच्छे से समझना। हुआ? अभी पॉइंट लेंगे हम नेचर ऑफ कंट्रोल को लेके। नेचर ऑफ कंट्रोल, कैसा कैसा कंट्रोल रहा है अमेंडिंग एक्ट में। अमेंडिंग एक्ट में जो नेचर ऑफ कंट्रोल था, जो फंक्शनिंग का, एडमिनिस्ट्रेशन का, उसका ज़्यादातर ज़्यादा कंट्रोल किनके हाथ में रहता था? वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में रहता था। हुआ? जो गवर्नेंस था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर रहता था। अभी जो तुम्हारा आया पीट्स इंडिया एक्ट में, हुआ अभी पॉलिटिकल कंट्रोल जितना भी रहा आएगा वो सब ट्रांसफर किया गया ब्रिटिश क्राउन। समझ में आ रहा है? ब्रिटिश क्राउन को तुम्हारा
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट को तुम्हारा ट्रांसफ़र किया गया, किन के थ्रू भाई, किन के थ्रू, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो बनाया गया था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल तो पॉलिटिकल पॉलिटिकल मैटर के लिए ही बनाया गया था ना। तो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन जितना भी होगा वो सब डील करेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किनको वो तुम्हारा रिपोर्ट कर रहा था ब्रिटिश क्राउन को। तो जितना भी पावर अभी आ रहा है पॉलिटिकल पावर, वो थोड़ी ना तुम्हारा ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में है, नहीं है, वो तुम्हारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल के हाथ में है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल किनको कंट्रोल कर रहा है, सॉरी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को कौन कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारा ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो ब्रिटिश क्राउन है वो तुम्हारा कंट्रोल कर रहा है। समझ में आया? इतना इतना समझ में आया? इन दोनों का तुम्हारा नेचर ऑफ कंट्रोल जो था ईस्ट इंडिया कंपनी का, तो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 में थोड़ा ज़्यादा था, ज़्यादातर उनका हाथ पैर चलता था इसमें कंट्रोल में। अभी उनका हाथ पैर को बांध दिया गया, भाई तुम ईस्ट इंडिया कंपनी वाले जितने हो तुम थोड़ा अपने अंदर रहो, अपने काबिलियत के अंदर रहो। हम अब बनाए हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखने के लिए, सब कुछ रेगुलेट करने के लिए। पॉलिटिकल अफेयर्स जितना है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगा, और जितना भी मैटर है उनका रिपोर्ट हमको देगा। बस वो पावर जो था वो छीन लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी से। समझ में आ रहा है? तो फिर चलो चौथा पॉइंट में चलते हैं, जो गवर्नेंस का इम्पैक्ट क्या रहा होगा। इम्पैक्ट ऑफ गवर्नेंस क्या रहा होगा, गवर्नेंस का इम्पैक्ट क्या हुआ होगा इनमें। समझ में आ रहा है? तो गवर्नेंस जो था तुम्हारा क्या, वो जो जुडिशियल अथॉरिटी जो था तुम्हारा, गवर्नर जनरल का अथॉरिटी था जो, वो क्लैरिफाई कर दिया गया किन में, अमेंडिंग एक्ट में। ये तो पहले पढ़ चुके हैं, बार बार रिवीजन होते जा रहा है। हुआ ये तो तुम्हारा क्लैरिफाई कर दिया गया। समझ में आ रहा है? एक बैलेंस पावर बनाया गया उनमें। और तुम्हारा इधर क्या हुआ पीट्स इंडिया एक्ट में, पीट्स इंडिया एक्ट में जब पावर की बात हो रही है तो यहाँ तो पावर सेंट्रलाइज हो रहा है। ब्रिटिश गवर्नमेंट पावर अपने अंदर खींचते जा रहा है। हुआ वो कंपनी का जो इंडिपेंडेंसी जो था वो तुम्हारा धीरे धीरे फेड होते जा रहा है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को जितना पहले पावर मिला था वो कम होते जा रहा है, और उनके पावर किसको दिया जा रहा है, गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल को पावर दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? हुआ तो इसका तुम्हारा आउटकम क्या रहा होगा, इसका आउटकम, इसका आउटकम क्या, उसका रिजल्ट क्या हुआ, इस एक्ट आने के रिजल्ट क्या हुआ। तो इधर जो गवर्नमेंट था हमारा बंगाल में वो शॉर्ट टर्म के लिए था। हुआ कि नहीं? शॉर्ट टर्म हो गया ना। एडमिनिस्ट्रेशन जो भी था तुम्हारा इधर बंगाल में शॉर्ट टर्म स्टेबिलिटी के लिए था बस। और इधर जो तुम्हारा शुरुआत किस चीज़ का हुआ, मेन जो पॉइंट इधर तुमको सुनने में मिला वो है तो तुम्हारा पावर छीन लिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को, सेंट्रलाइज हुआ। इधर मेन जो था डुअल गवर्नमेंट जो फॉर्मेशन किया गया, इट इज़ द बिगिनिंग, इट इज़ द मार्क ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द डुअल गवर्नमेंट एंड द फॉर्मलाइज्ड डायरेक्ट ब्रिटिश ओवरसाइट। समझ में आ रहा है? क्यों? अगर ब्रिटिश तुम्हारा देखभाल सुपरवाइज कर रहा है तो इसमें वो कंपनी का जो था तुम्हारा रूल वो धीरे धीरे घटते जा रहा है, वो कम होते जा रहा है। हुआ डुअल गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वो स्टार्ट कर दिया। इतना दूर तक समझ में आया? समझ में आया कि नहीं इतना दूर तक? हाँ। अभी इनको हम समराइज करेंगे,
इन दोनों के बीच में, जितना भी पढ़े जितना भी समझे उनको थोड़ा समराइज करके देखेंगे अभी। जो अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 था, ये क्या था तुम्हारा, पहले बताया हूँ कि ये करेक्टिव था, करेक्टिव मेजर। जो रेगुलेटिंग एक्ट का था वो करेक्टिव मेजर कर रहा था। क्यों करेक्टिव मेजर? क्यों कि जो इंटरनल जितना भी एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन जो था तुम्हारा, वो रिड्यूस करने के लिए। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रिक्शन का मतलब क्या? अरे भाई तुम वो गवर्नर जनरल और जुडिशियरी के बीच जो फ्रिक्शन था तुम्हारा एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वो सब चीज़ तुम्हारा क्या हुआ, मतलब रिड्यूस कर दिया गया। रिड्यूसिंग मेजरमेंट था ये। और दूसरी तरफ जो तुम्हारा था पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, इट वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। व्हाट? पिट्स इंडिया ऑफ 1784 जो था, इट वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। समझ में आ रहा है कि नहीं? इट वॉज ए कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म था ये। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म का मतलब क्या कि ये बाद में क्या बताया, बाद में वो जो ईस्ट इंडिया कंपनी था एक, और एक था तुम्हारा ब्रिटिश गवर्नमेंट वाह, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन पहले था उसको और थोड़ा क्या हुआ, रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया, इसमें रीस्ट्रक्चर किया गया इसमें। समझ में आ रहा है? रीस्ट्रक्चर किया गया इसमें।